यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं को दिलाई सदस्यता। लंबे समय के बाद कोरोना की रफ्तार हुई स्लो। पिछले 24 घंटे में 7,533 नए केस आए सामने। 53,000 हुए एक्टिव केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। अब पहलवानों ने धरना स्थल पर ब्रजभूषण के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उन्होंने उनके ऊपर लगे 38 मामलों का जिक्र किया है। इसमें गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा किस थाने पर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि उनके आरोपों पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक विजेता सत्यव्रत कादियान से बात की हमारे संवाददाता ओमशील ने। देखिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं सत्यव्रत पहलवान जी, जो कांस्य पदक भी जीत चुके हैं हमारे भारत के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, जिस तरीके से 3 महीने पहले भी आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया और बीच में अनुराग ठाकुर से आप मिलने भी गए, तो इसके बाद कमेटी वगैरह बनी, तो इस पर लेकर अनुराग ठाकुर का क्या रुख था? जी, पहले तो हमें तो यही आश्वासन दिया था कि न्याय करेंगे आपके साथ। उस टाइम पे तो हमें लगा ठीक है जी, इतने बड़े नेता कह रहे होंगे तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन फिर कमेटी के साथ उनकी क्या बात हुई, क्या उनके साथ उनका, वो तो कमेटी बता सकते हैं या अनुराग ठाकुर जी बता सकते हैं। हमें तो अब 3 महीने के संघर्ष के बाद ये पता चल रहा है कि भैया हमने ही झूठे आरोप लगाए थे और फेडरेशन सच्ची थी। सर, जैसे जो कमेटी गठित हुई अनुराग ठाकुर द्वारा और मैरी कॉम उसकी अध्यक्षता करती रही, तो बबीता फोगाट वहाँ से निकल के आई, वो भी सदस्य थी वहाँ। वो उनका कहना था कि वो मुझे भी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ने नहीं दिया गया, तो उनके काफ़ी आरोप वगैरह हैं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, वो कमेटी की मेंबर थी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते इस बारे में। लेकिन मध्यस्थता तो उन्होंने करवाई थी, उन्हीं ने हमारे को धरने से उठवाया था। जो भी हमारा पहला धरना खराब किया वो बबीता की वजह से ही हुआ था। तो अब वो क्या कह रही हैं, कमेटी के मेंबर बन के भी क्या कह रही हैं, उससे तो अभी हम क्या बता सकते हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आप लोगों का आरोप है बेसिकली कि यौन शोषण का आरोप है, तो ये आमतौर पर काफ़ी गंभीर बन जाता है यौन शोषण का आरोप। तो ये तो मामला अब खैर कोर्ट में चला गया है, तो आप लोगों के पास कुछ साक्ष्य होगा जो कि आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और ये सब क्लियर हो? कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे वो तो अभी देखिए, मुद्दा वो आप पहली लाइन को छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भैया, 7 लड़कियों ने, 7 हमारी बहनों ने शिकायत दर्ज करवाई थाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भैया जब एक तो उसमें माइनर भी है तो आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज कीजिए। 4 दिन हो गए एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, तो कोर्ट में तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले आप एफआईआर दर्ज की जांच तो स्टार्ट कीजिए। बड़ा सवाल बन जाता है कि किसी माइनर पे आरोप लगता है, इस पे पॉक्सो का केस बनता है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये काफ़ी गंभीर आरोप है। एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? कि आप ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं इसलिए, या फिर उनका अलग तरीके का दबदबा है? जी, जो हम तो खिलाड़ी आदमी हैं जी। अब बीजेपी की अंदर की राजनीति है या बाहर का दबदबा है, ये तो हम क्या बताएं, क्योंकि हम तो राजनीति की समझ तो हमें है नहीं। हमने तो अपना गेम किया है, अपना स्पोर्ट्स किया है और देश के लिए जो है मेडल जीते हैं। तो ये तो राजनीतिक लोगों को ज़्यादा पता होगा। हमारा तो सीधा है कि भैया हमारी लड़कियों के साथ गलत हुआ है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए और अक्यूज़ को सज़ा दीजिए।
अगर कोई भी राजनीतिक दल आप लोगों को समर्थन करने के लिए आती है तो आप उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि 3 महीने पहले कहीं से आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि अभी राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना है, तो अभी क्या रुख है आपका इन सब चीज़ों पर? वो सब के सब बबीता के प्लान थे, क्योंकि उसको खुद हाईलाइट होना होगा, आई थिंक, मुझे पता नहीं। हमारा तो पहले भी यही था कि भैया कोई आए, क्योंकि हम जब देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं तो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो हमारा स्वागत करते हैं। तो अब जब मुसीबत में हम हैं तो सब राजनीतिक दल सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर देश के लिए मेडल जीतते हैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं फहराते हैं वहाँ पे, हम तिरंगा फहराते हैं, हम देश का झंडा फहराते हैं। एक खिलाड़ी जो होता है वो देश का होता है। तो जैसे ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, तो ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है ये रिपोर्ट? इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है कि क्या छुपाया जा रहा है आप लोगों से? ये तो आपको कमेटी से और खेल मंत्रालय से पूछना चाहिए। जब हमारी सभी बहनों ने वहाँ पे जब अच्छे से फैक्ट के साथ अपना डिटेल में सारे बयान दर्ज करवा दिए थे और खुद कमेटी के मेंबर्स उन लड़कियों के बयान को सुन के रो रहे थे, और उसके बाद भी उन्होंने सामने वाले को अगर क्लीन चिट दे दी है, तो अब ये ईमान किसका कहाँ खराब हुआ है ये तो हमारे को कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो कब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जंतर मंतर पे? हमारा तो यही चलता रहेगा जी। हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार हमने उठ के गलती कर दी, अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो यहाँ ये थे हमारे साथ सरवत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम जंतर मंतर से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली। और उधर पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार में ही आ गए हैं, जिनके मुखिया मोदी जी हैं, और अगर उनका 1% योगदान भी मोदी विजन में हो सका तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर और हत्या के प्रयास के मामले में आज शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में लिखित बहस दाखिल की है। मामले में कोर्ट ने 6 मई को अगली तारीख निर्धारित की है। तो वहीं गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर का मामला चल रहा है। मुख्तार पर साल 2009 में मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में ये केस दर्ज हुए थे। अंसारी के ऊपर थाना मोहम्मदाबाद में 307 120 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, और करंडा में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। दोनों के मामले में आज सुनवाई थी। तो लिखित बहस। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई है सदस्यता। शिवपाल यादव के करीबी भी बीजेपी में हुए हैं शामिल। सपा नेता अजय त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। एसपी महासचिव शिवपाल यादव के कई करीबी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से सपा नेता अजय त्रिपाठी हैं। अजय त्रिपाठी की गिनती कभी शिवपाल सिंह के करीबी नेताओं में होती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्षदी का टिकट नहीं मिलने पर नाराज त्रिपाठी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देखिए, बड़ी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और इनमें से कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो शिवपाल यादव के बेहद ही करीबी बताए जा रहे हैं। यानी कि निकाय चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई है बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में ये बैठक हुई है। बैठक में चुनाव संचालन समिति सदस्य इसमें शामिल हुए हैं और अरविंद सिंह गोप, सुनील साजन इस दौरान मौजूद रहे हैं। कुछ देर में अखिलेश यादव ने, आपको बता दें कि बैठक बुलाई है। खबर मेरठ से है, जहां पर गुरुवार को सीबीआई ने मेरठ कैंट बोर्ड में अचानक छापा मारा है। छापे से बोर्ड के स्टाफ में हड़कंप मच गया। चर्चा है कि कई दिनों से सीबीआई के छापे की आहट सुनाई दे रही थी। सीबीआई की इस कार्रवाई से कैंट बोर्ड के कुछ सेक्शन के स्टाफ की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि छापे से पहले सीबीआई ने नोटिस भी दिया था। कुछ महीने पहले डायरेक्टर मध्य कमान डॉक्टर डीएन यादव की ओर से मेरठ में 2 दिन प्रवास के दौरान कैंट बोर्ड के तमाम अनुभागों पर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई ने मेरठ कैंट बोर्ड प्रशासन को नोटिस भेजा है। सीबीआई ने पीयूष गौतम, एई और वीके त्यागी, सफाई अधीक्षक सहित स्टाफ के अन्य लोगों से पूछताछ करने के साथ ही दस्तावेज चेक किए हैं। सीबीआई ने कैंट बोर्ड को 21 अप्रैल को एक पत्र दिया था। उन्होंने 3 बिंदुओं पर जांच की बात भी कही थी। 3 सदस्यों की टीम कैंट बोर्ड पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कैंट बोर्ड में सीबीआई का छापा पड़ा है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी सीबीआई ने पत्र लिखकर इस कार्रवाई से अवगत कराया था। उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई ने अब छापेमारी की है, इसके बाद स्टाफ में हड़कंप मच गया है। आरोपों की जांच के बाद तय गई रिपोर्ट के आधार पर ही ये कार्रवाई शुरू की गई थी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं संयोजक। नगर निकाय चुनाव के लिए 17 कोऑर्डिनेटर की लिस्ट भी जारी की गई है। नगर निकाय चुनाव में 17 आयोजकों को दी गई है इस दौरान जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं संयोजक। निकाय चुनाव के लिए 17 कोऑर्डिनेटर भी इस दौरान नियुक्त किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव में 17 आयोजकों को नियुक्ति दी गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं। और आपको बता दें कि इसकी लिस्ट जारी की गई है। आयोजकों को दी गई है जिम्मेदारी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दादरी में तीसरी बार गीता पंडित ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रचंड जीत का संकल्प दिलाया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर सहित कई वरिष्ठ अतिथि के तौर पर इस दौरान शामिल हुए। दादरी जीटी रोड पर मुख्य चुनाव कार्यालय का हवन और मंत्रोच्चार के साथ में इसका शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, मैं समझता हूँ हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी की नीतियों में विश्वास कर हम लोगों ने सभी नगरपालिका, नगर पंचायत चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं और 100% जीत हम लोगों की होगी, क्योंकि जनता का हमारी नीतियों में, हमारे विकास की नीतियों में विश्वास है। और जिस तरह से कानून व्यवस्था में खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बदलाव आया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। बहन बिमला, हमारी जो गीता पंडित जी हैं, गीता पंडित जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने दादरी के विकास में पिछले 2 टर्म्स में बहुत अच्छा विकास दादरी का किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरीके से चुनावी बिगुल तो फूंक दिया गया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां? 5 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका, जिस पर पिछले
10 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है। गीता पंडित 2 बार यहाँ पर नगर पालिका से जीत हासिल की है और इस बार भी जो लगातार दावे की जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सांसद है, विधायक है, MLC है और तो जिला पंचायत है, लगातार गीता पंडित को जिताने में लगे हुए हैं। जी सोनू, अगर इस दौरान बात की जाए किस तरीके की रणनीति ग्रेटर नोएडा में नजर आ रही है? जी पंकज जी, रणनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके समाजवादी पार्टी से अयूब मलिक हैं, जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा था, उनकी हार हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष से उनको चुना गया है और गीता पंडित उनके मुकाबले में है। टक्कर इस बार देखना होगा, ये होगा कि जो आने वाला 13 तारीख है, इस बार किसकी डंका बजती है। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जिया खान सुसाइड मामले में बड़ा फैसला आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि जिया खान सुसाइड मामले में बड़ा फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया है बरी। 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। सूरज पंचोली सभी आरोपों में किए गए हैं बरी। 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी जिया खान। सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का था आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सूरज पर आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगा था और अब इस मामले में सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। जिया खान सुसाइड मामले में बड़ा फैसला आया है, जहां पर सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया है बरी। 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट का यह फैसला आया है। और साथ ही बता दें कि सूरज पंचोली सभी आरोपों में किए गए हैं बरी। 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी जिया खान। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर परिवहन निगम की बसों का संचालन मैनुअल टिकटिंग के जरिए कराया जा रहा है और बसों का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए भी क्षेत्रीय अधिकारियों से बस अड्डों और साथ ही डिपो पर 24 घंटे निगरानी करने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की टिकट बुकिंग वेबसाइट को हैक करने से हड़कंप मच गया था, जहां मंगलवार देर रात कुछ हैकर्स ने परिवहन निगम की इलेक्ट्रॉनिक बस टिकटिंग प्रणाली की वेबसाइट को हैक कर लिया था, जिससे टिकटिंग सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया है। वेबसाइट का प्रबंधन करने वाली कंपनी मैसर्स ओरियन प्रो ने इस वेबसाइट से डेटा रिकवर करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम लगाई है। ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं को बहाल करने के लिए कंपनी ने कुछ समय की मांग की है। जो सर्वर है उस पर रैंसम अटैक हुआ है, मेलवेयर अटैक हुआ है जो करीबन 2 दिन से था। अब सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मलाइज की तरफ है। हम लोगों ने मैनुअल टिकट पे इस बीच में संचालन किया है और लगभग सभी जितने अधिकारी हैं, सभी क्षेत्रों के अधिकारी रोड पे थे, पूरी रात रहे हैं, वर्कशॉप्स पे रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ अग्रजन हैं ऑफिसेज में, उन्होंने इंश्योर किया है कि जनता को इससे दिक्कत ना हो। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बड़े स्तर पर गेहूं खरीद में जुटी है सरकार। अब तक हुई है 1.07 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी। 23,423 किसानों को दी गई है गेहूं खरीद की रकम। किसानों के बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं रुपए। यूपी में 5,674 क्रय केंद्रों पर गेहूं की हो रही है खरीदारी। मोबाइल क्रय केंद्र की भी शुरुआत हो गई है और इस दौरान मोबाइल क्रय केंद्र की भी शुरू की गई है सुविधा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर बड़े स्तर पर गेहूं खरीद में जुटी है यूपी सरकार। अब तक 1.07 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हो चुकी है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि किसानों के बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं रुपये। यूपी में 5,674 क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीदारी की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खुर्जा देहात क्षेत्र में चावल से भरी बुलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है। आपको बता दें कि खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद से मुखबिर की सूचना पर कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे सरकारी राशन के करीब 50 कट्टों से लदे पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया गया है। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह ने तत्काल में टीम के साथ खुर्जा देहात थाने पहुंची और साथ ही दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। इसी के साथ खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मैनपुरी जिले में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि एक युवक का हाथ थ्रेसर के अंदर पंखुड़ियों में फंस गया। इससे वो
खींचकर उसके अंदर चला गया, जहां पर थ्रेसर को बंद किया जाता तब तक वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें कुछ समय के बाद उसने दम तोड़ दिया। खबर पाकर परिजनों में चीख पुकार मचने लगी, तो वहीं शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए। हाथ चला गया था, उसके बाद इन्होंने देखा, इन्होंने आवाज मारी मेरे को, तो जब मैंने वो गियर उसका रोका तो गियर रुका नहीं। हाँ, गियर खराब था, बंधा हुआ था। जब गियर रोका तो इन्होंने पैर पकड़े, मैंने वो गियर पकड़ के खींचा। जब गियर पकड़ के खींचा तो फिर ट्रैक्टर वाले को आवाज मारी, तो ट्रैक्टर वाले फिर आया, तब ट्रैक्टर को बंद किया। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अवैध तरीके से संचालित आरओ प्लांट पर हुई है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जिले से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। सुमेरपुर के 2 आरओ प्लांट पर यह कार्रवाई की गई है। मौके पर मिली सामग्री को भी जब्त किया गया है। से पानी का पाउच पैक किया जा रहा है, जिसका अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापा मारा गया, जिसमें सागर कंपनी के नाम से पानी पाउच यह पैक किया जा रहा था, जिसमें लगभग 600 बोरी पानी पैक पाया गया और 2 मशीनें सैंपल लेकर उनको सीज कर दिया गया। तो सर क्या बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी सर? हाँ, बिना BIS बिना FSI के लाइसेंस की ये मशीनें और पैक। और छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि वाराणसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा राष्ट्रीय हित और समाज हित के मुद्दों पर काम करने के वाला छात्र संगठन है। साथ ही देश में दशकों में मऊआबाद के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिसरों ने मुख्य रूप से आवाज उठाई है और इस दौरान कई मंत्री पुनीत मिश्र ने भी संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए ये कायराना हमले में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कायराना हमलों का प्रतिकार किया जाए। साथ ही कहा है कि नक्सलियों का सफाया जंगलों से होने के साथ ही उनको बौद्धिक समर्थन देने वाले अर्बन नक्सलियों का भी सफाया देश के परिसरों से होना चाहिए। उधर गंगा सप्तमी के दिन वाराणसी में गंगा घाट पर भव्य आयोजन किया गया। कहा जाता है कि इस दिन भागीरथी अपने पर्यायों से मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। गंगा सप्तमी से 32 दिन बाद गंगा दशहरा के दिन राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया गया था। यह आयोजन नमो घाट पर बैसाख महासमिति वाराणसी, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट और श्री हटीले हनुमान जी सेवा समिति के सहयोग से किया गया। इस मौके पर मां गंगा का दूध अभिषेक करने के बाद 101 बत्तियों से भव्य आरती भी उतारी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य बागीश दत्त मिश्र ने कहा कि राजा भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं पर विराजमान हुई। इसी कारण भगवान शिव का नाम गंगाधर भी पड़ा। वहीं गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे निर्मल गंगा जल अभियान को लेकर वाराणसी के जिला प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मां गंगा की निर्मलता, अविरलता और साथ ही जल शुद्धि एवं तट की स्वच्छता के कार्यक्रम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर गायत्री साधक चला रहे हैं। और मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जहां 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जिसके नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। वहीं इस बार यूपी में 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। वहीं शाहजहांपुर को हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। नगर निगम के लिए यहां पहली बार वोटिंग होगी। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगम पर कब्जा अपना जमा लिया था। इसके अलावा 1300 में से 597 पार्षद बीजेपी के थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं इस चुनाव को लेकर यूपी का मैदान भी पूरे तरीके से तैयार है। यहाँ कोई अपनी परंपरागत सीट बचाने का जतन कर रहा है, तो कोई अपनी जमीन तलाशने में जुट गया है। वहीं इन सबके बीच आखिरकार जनता का क्या मूड है और जनता किसे चुनने की तैयारी में है, इसको लेकर हमारे संवाददाता नदीम ने लोगों से खास बातचीत की। सुनिए। तो शहर के साथ हम अब बाजारों में पहुंच गए हैं और अब जानेंगे कि व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं रामपुर के व्यापारी। जी, क्या नाम है आपका? मैं नितिन अग्रवाल। नितिन जी, निकाय चुनाव आ गया, 4 तारीख को मतदान है, क्या है समस्याएं? समस्या यह है कि हमारे इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई वॉशरूम नहीं है और जो वॉशरूम नगर पालिका की तरफ से बना था पीछे टीपू सुल्तान मार्केट में, उसमें ताला पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत लेडीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं, उन्हें दिक्कत आती है और वह ताला पड़ा हुआ है और उसके नगर पालिका कर्मचारियों की मिली भगत से उस जगह का जो है वो किराया लेके जो है उसको किराए पे दिया जा रहा है, बल्कि वो। अच्छा, एक समस्या। हाँ, उसके अलावा पानी की समस्या? पानी की समस्या तो है ही, लेकिन ये है कि इस एरिया के हिसाब से जो है वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान में अध्यक्ष है नगर पालिका की या आपके एरिया के वार्ड मेंबर हैं, क्या उन लोगों ने वो काम ठीक किया? हाँ, थोड़ा ठीक किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया। भाई चले, समाज के साथ चले, सबको चले, लेकिन जो समस्या है वो मुझे लगी, वो मैंने आपको बताई है। अच्छा, और व्यापारियों को जैसे समय बदल रहा है, 75 साल देश आज़ाद हुए हो गए, 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष को कंटिन्यू हो गए, कि पहले 5 साल उनके हस्बैंड थे, 5 साल उन्हें हो गए, तो आपके हिसाब से क्या नहीं आया और क्या आना चाहिए? भाई आना तो काम तो बहुत सारे हो सकते थे जो नहीं हुए, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने कोशिश नहीं करी कराने की। और अब तो ये चाहेंगे जो भी कैंडिडेट आए वो अच्छा आए कैंडिडेट। आपकी वोट की पावर बहुत ताकत रखती है। ये मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। फादर ऑफ सिटी चुनेंगे आप, तो अपने फादर, सिटी का फादर कैसा चुनेंगे? भाई अब कैंडिडेट आते हैं, घोषणा होती है कैंडिडेटों की, तो उसमें देखा जाएगा कि जो हमारे उम्मीदों पे खरा उतरने लायक होगा उसको वोट करेंगे। तो रामपुर बदलाव की ओर है, होना चाहिए, बदलाव की ओर होना चाहिए। ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र। महेंद्र जी, ये बताइए, नगर पालिका का चुनाव आ गया, 4 तारीख को मतदान है, क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं आप? साहब ये तो अब मौके को देख के बदला जाएगा या मतलब उसी को देना है, बाकी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। व्यापारियों को एक शिकायत होती है कि उनके लिए शौचालय नहीं होते हैं और बहुत सारी सफाई नहीं हो पाती है, इसको लेकर क्या कहें? ये तो हम नहीं कह सकते साहब, सफाई भी दुकानदार खुद कर रहे हैं, समझे साहब। करने वाला नहीं आता।